नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। खबर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अलाउद्दीन पट्टी ग्राम सभा में वोट बढ़ाओ पोस्ट जिताओ कार्यक्रम के तहत गोपालपुर विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद ने शिरकत किया और लोगों से समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने को लेकर की चर्चा की, साथ ही भाजपा सरकार के द्वारा एक भी काम ना होना और उनकी कमियों को बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी से आम जनमानस का बुरा हाल है। आने वाले समय में अगर हमारा बूथ मजबूत होगा, वोटर लिस्ट में नाम होंगे तो हम हर बूथ को जीतेंगे। इसके लिए बीएलओ के पास जाकर हमें अपने नाम को चेक करना है और अगर हमारा नाम छूट गया है तो उनसे फॉर्म लेकर अपना नाम सही करवाने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहा नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर खुशहाली फिर से वापस आए, फिर से यहाँ पर एक ऐसा राज स्थापित हो, उस राज के अंदर विकास की तरक्की की बात हो, उस राज के अंदर तालीम शिक्षा की बात हो, उस राज के अंदर इलाज और दवा की बात हो, उसमें किसानों को उनकी मेहनत का मेहनताना मिल सके, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल सके, तो हमें पूरी ताकत के साथ फिर से समाजवादी पार्टी की हुकूमत को बनाना होगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकील डॉक्टर एपी सिंह द्वारा जय भगवान गोयल अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सुभाष चंद्र अध्यक्ष खटीक चरमकार वाल्मीकि सभा और मीनू वर्मा की तरफ संयुक्त रूप से आज दायर याचिका में पटाखों तथा नगण्य मात्रा में फैले सल्फर डाइऑक्साइड के अद्वितीय जीवाणुनाशक पाउडर के उल्लेख के संदर्भ में अपनी याचिका में कहा गया है कि विकिपीडिया इस तथ्य को कहता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। 100 मिलियन किलो में केवल 1 किलो है। स्पष्ट है कि 100 करोड़ किलो में 1 किलो के बाद भी मानव जीवन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सक्षम एजेंसियों द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार 2017-2018-2019 की दीपावली से पहले दिवाली के दिन, दिवाली की रात में और उसके बाद जो यह साबित करता है कि दिवाली के किसी भी पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता है। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीपावली पर जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में उसके विरोध में जय भगवान गोयल जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और सुभाष चंद्र, जो कि खड़ग के चरमकार वाल्मीकि धर्म रक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तथा मीनू वर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से याचिका लगाई गई है, जिसमें ये तथ्य दिए गए हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पॉल्यूशन डाटा रिलीज किया था बाई कंपिटेंट एजेंसी द्वारा वर्ष 2017, 18 और 19 में, इसमें दीपावली से पहले का, दीपावली के दिन का, दीपावली की रात का, दीपावली के बाद का आंकड़ा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में पेश किया था, जिसको हमने संज्ञान में लेते हुए उसमें याचिका में लिखा है कि उसके आधार पर पॉल्यूशन इन पटाखों से नहीं हुआ था, प्रदूषण नहीं था, इस आधार पर। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, इससे रेफरेंस दिया गया है कि यूनिक बैक्टीरियल पावर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्प्लिट इज नेग्लिजिबल क्वांटिटीज बाई फायर ब्रेकर। जो पटाखे होते हैं उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो कोरोना काल के जिस तरह के कीटाणु जीवाणु हैं उनको समाप्त करने के लिए ऐसा प्रावधान। इट हैज बीन टोल्ड इन विकिपीडिया दैट द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस, ओनली 1 kilo in 100 million kg. It is clear that in 100 crore foods, it will not have any adverse effect on human life, even after 1 kg is reduced to 2 or 10 kg, and where the question of saving 130 crore people lives from an epidemic like corona arises then. तो जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए चाइना ने भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया, और उसी प्रयोग को करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक साथ दीपक जलाने का काम किया था, सरसों के तेल में वही मात्रा होती है और एक साथ जब होता है ये कार्य, इसी तरह से दीपावली में जब दीपावली होती है तो एक साथ जब पटाखे
देखते हैं पूरे देश में तो कहीं कोने में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में इस तरह के कीटाणु जो कि कोरोना की संक्रमित महामारी के होते हैं वो नहीं रह पाते, वो खत्म हो जाते हैं। और यही आज चाइना इसका प्रयोग कर रहा है और यही पटाखों से हमारी प्राचीन पद्धति यही रही है, धार्मिक पद्धति भी ये रही है कि इस तरह से जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के नवंबर के बीच के मंथ होते हैं, दिन होते हैं, इनमें इस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्रयोग होता है पटाखों में, उसके द्वारा कोरोना महामारी के जो जिस तरह के लक्षणों को सदैव समाप्त होता है। और जब से ये पटाखों पर प्रतिबंध लगा है उसी के बाद से महामारी फैलने का प्रयास हुआ। इसी बात को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जय भगवान गोयल जी के द्वारा और सुभाष चंद्र के द्वारा और सुनीता वर्मा के द्वारा। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूजा वर्मा पुत्र स्वर्गीय दयानंद वर्मा मोहल्ला रैदोपुर काली चौरा जिला आजमगढ़ की रहने वाली है, जो एक असहाय महिला है जिसके माता पिता के बचपन में ही गुजर गए थे और परिवार का भरण पोषण करती है। मामला से आपको अवगत कराएंगे कि JLC मार्केटिंग कंपनी में ये लड़की जॉब करती है। इस कंपनी में इसका 73,660 रुपये वेतन के रूप में बकाया था। इन्होंने अपने कंपनी के मालिक को बार बार इसके लिए फ़ोन किया, लेकिन मालिक कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। इनको अचानक पता चला कि कंपनी की मीटिंग आजमगढ़ के नेहरू हॉल में चल रही है, जिसमें कंपनी के CMD विनीत राय आए हुए हैं। उस मीटिंग में पूजा वर्मा पहुंचती और उनसे अपने बकाया राशि की बात करती, लेकिन विनीत राय ने इनकी एक भी न सुनी और भरे मंच में इनका हाथ मरोड़ते हुए गाली गलौज देते हुए इनको स्टेज से घसीटते हुए गेट से बाहर कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि इस मामले में 3 अक्टूबर 2021 को उनके साथ एक घटना घटी, जिसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग है इनके पास सुरक्षित है और वह तुरंत थाना कोतवाली आजमगढ़ में FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन न जाने किस कारणवश से पुलिस विभाग द्वारा विनीत राय के ऊपर नॉर्मल धारा आकर उन्हें घर भेज दिया गया और बार बार पूजा वर्मा को केस वापस लेने का सुलहनामे की बात की जा रही है और दबाव दिया जा रहा है। देखना यह है कि जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र में बैठी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करने के ऊपर सुरक्षा प्रणाली के तहत जो कानूनी प्रकरण का हवाला दिया जा रहा है वो कितना फायदेमंद साबित होता है। हाँ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम पूजा वर्मा है। रहने वाली कहाँ की है? रैदोपुर काली चौरा आजमगढ़। मामला क्या हुआ है? मामला ये है कि मैं जॉब करती थी JLC कंपनी में। किस कंपनी में? JLC मल्टीटेक। हाँ, तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ। मैं जॉब करती थी। मेरा वेतन मेरे जो सीनियर है CMD विनीत राय, वो मुझे मेरा वेतन नहीं दिया और जब मैं मांगने जा रही मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो मुझे पता चला कि नेहरू हॉल में मीटिंग चल रही है। नेहरू हॉल कहाँ? नेहरू हॉल कलेक्ट्री कचहरी के पास में ही वही नेहरू हॉल, बहुत बड़ा नेहरू हॉल है। वहाँ पे मुझे पता चला कि मीटिंग संडे के दिन 3 तारीख को मीटिंग चल रही है। हाँ। और मैं वहाँ पे गई अपना वेतन मांगने के लिए कि सर मेरा वेतन कब और कैसे देंगे, क्यों नहीं दे रहे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा अपने बड़े भाई नवनीत राय, जो मेरे CMD सर हैं सीनियर, उनका नाम विनीत राय है और उनके बड़े भाई नवनीत राय, अपने नवनीत राय बड़े भाई को ललकार के उन्होंने कहा मारो मारो, मार के तुरंत इसको घसीट के निकालो यहाँ से। इससे कोई मुझे बात नहीं करनी तो 3 तारीख घटना है, तो आज अभी कोतवाली में फिर आई है, इसका क्या वजह है? 3 तारीख को मैं आई थी और यहाँ पे FIR दर्ज की, कोई मेरा FIR दर्ज न करके NCR दर्ज हुआ। NCR दर्ज हुआ है, तो आज फिर अभी आप आई हैं। आज को चौकी में मुझे सिविल लाइन चौकी में मुझे बिठाया गया, बिठा करके वहाँ पे जब दबाव बना गया तो मुझे दबाव बना करके उन लोगों ने मुझे चाहा कि मैं पैसा लेकर के सुलह समझौता करवा दूं, सुलह समझौता हो जाए और बरी हो जाऊं। लेकिन मेरे साथ तो जो झिड़कानी हुई है, बदतमीजी हुई है, अश्लील हरकत हुई है, वो जवाब कौन देगा? वो मेरी अभी आप जो है आई यहाँ एप्लीकेशन फिर दी है, कैसा एप्लीकेशन दी है? मैं एप्लीकेशन इसलिए दोबारा आई हूँ देने दोबारा, क्योंकि तुरंत आज चौकी पे वो से हटते ही तुरंत मेरे भाई को, मेरा छोटा भाई है, क्या नाम उसका है? मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम विष्णु प्रसाद वर्मा है, और उसको तुरंत धमकी देते हुए सामने से आकर के धमकी लौटू मौर्या जी दिए, जो कोटेदार है मेरे। तो अकेले थे कि और लोग थे? JLC कंपनी में वो लोग काम करते हैं। लौटू मौर्या अकेले थे कि 2 लोग? 2 लोग आए थे। अच्छा। 2 लोग आकर के मेरे भाई को कहा कि अपनी वही एप्लीकेशन देने के लिए फिर आप आई हैं? अपनी बहन को समझा दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ। अच्छा। और इस तरीके से मुझे धमकी मिली तो मैं तुरंत कोतवाली। आपको और भी डर लग रहा है, कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं जी बिल्कुल होगी। मेरे भाई, मुझे और मेरे भाई को पूरा। आपके मम्मी पापा हैं? जी नहीं, मेरे माताजी पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। तो कितने दिन पहले एक्सपायर हुए हैं? बस 2 साल हो रहे हैं।
आजमगढ़ जनपद से खबर है जहां पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा संबंधित को चुस्त दुरुस्त के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक के सलामी के पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। तस्वीर आपके सामने है जो आजमगढ़ के पुलिस लाइन से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई है। आजमगढ़ की अतरौलिया स्थित सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की काफ़ी भीड़ लग रही है। कारण यह है कि आधुनिक सुविधाओं तथा वरिष्ठ डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन तथा जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, रेडियोलॉजिस्ट सहित 4 ऑपरेशन थिएटर चालू हो चुके हैं, जिसमें नाक कान गला हड्डी रोग, जनरल नेत्र चिकित्सा सहित ऑपरेशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वही सोनोग्राफी एक्सरे लैब के अलावा 500 घंटे प्रति लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू तथा पीसीयू समेत 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कर दी गई है। बता दें कि जनपद की सीमा पर स्थित सौसैया अस्पताल में अंतर जनपदीय मरीजों का आवागमन भी रहता है, तो वही क्षेत्र के मरीजों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। लोगों को सारी सुविधाएं अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 800 से अधिक ओपीडी सेवाएं संचालित होती हैं। अस्पताल में डॉक्टर गोविंद गुप्ता एकमात्र महिला चिकित्सक के रूप में तैनात किए गए थे, जिनका स्थानांतरण हो जाने पर लोगों को महिला रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इस अस्पताल में महिला चिकित्सक की सख्त आवश्यकता है। अस्पताल में ब्लड बैंक तथा फिजियोथेरेपिस्ट की भी सख्त जरूरत है। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रदीप सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर प्रदीप ऑर्थोपेड सर्जन हैं, 100 पे। अपने सौसैया में सर क्या क्या सुविधा है इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ इसमें सब सर्जरी, आर्थो सर्जरी हो रही है, गन सर्जरी हो रही है, नाक गला वाले डॉक्टर भी हैं, वो भी सर्जरी हो रही है, आँख डॉक्टर भी हैं, सरोटी चल रही है हमारे यहाँ से। और सर अभी सौसैया में कुछ नए फिजिशियन या कोई डॉक्टर आए हैं, हाँ। कितने डॉक्टर ने यहाँ पे तैनात हैं उसके बारे में बताइए। लगभग हमारे यहाँ 7-8 डॉक्टर तैनात हैं। अभी 2 डॉक्टर नए आए हैं, एक फिजिशियन, एक चेस्ट पेशेंट आए हैं। अच्छा, मतलब और नाक कान गला के और चीज़ के सबके हाँ, सब डॉक्टर उपस्थित हैं। और सर मरीजों लोग के लिए जांच के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जांच सारी सुविधा हमारे पास है, जांच हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे है, डिजिटल प्लेन दोनों एक्सरे हमारे यहाँ है, सीआर भी है, उससे ऑप्शन भी हो रहे हैं। और सारे जैसे डेंगू मलेरिया चल रहे हैं, इसके सारे टेस्ट आपके यहाँ लैब में। हाँ, सारे टेस्ट हैं इसके। और सारी सुविधा कुछ ऐसी बताइए आपके अस्पताल में क्या खास सुविधा है जो पब्लिक को मिल रही है, और कितनी ओपीडी चल रही है यहाँ पे। ओपीडी 800 प्लस हमारे यहाँ चल रही है, नए पुराने में मिला के। और सर ये एकदम सटा हुआ है, आजमगढ़ से सटा हुआ, अम्बेडकर नगर से सटा हुआ बॉर्डर है। अम्बेडकर नगर से दूर दूर से भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ सारे इसमें सब सर्जरी हो रही है, ऑर्थो सर्जरी हो रही है, नाक गला डॉक्टर हैं, सारी व्यवस्थाएं इसमें चल रही हैं सुचारू रूप से। वाराणसी काशी के सांसद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम हुआ, जिसके अंतर्गत 7 अक्टूबर को सेवा समर्पण अभियान का अंतिम दिन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चांदपुर लोता वाराणसी पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें मंच संचालक भाजयुमो, जिला महामंत्री अमित पांडे, जिला महामंत्री राकेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ, शशांक सिंह, नवीन उपाध्याय, ब्रिजेश सिंह, संदीप दुबे, आरपी प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी भाजयुमो, आशीष कुमार चौबे, संदीप मिश्रा, दीपक दुबे सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आजमगढ़ में पिछले कई महीने से लगातार केंद्र सरकार को खत लिख रहे ऑल इंडिया हज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने अब अपनी मांगों को लेकर विपक्ष का दामन थामा है। आज उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नाम एक अपना 6 सूत्रीय मांग पत्र उनके प्रतिनिधि आजमगढ़ से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव को सौंपा है। उन्होंने विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से आग्रह किया है कि उनका यह पत्र सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए और हज यात्रियों की परेशानी के मांग पत्र को चुनाव के वक्त घोषित घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। उनकी इस मांग पत्र को विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने और सपा सुप्रीमो तक पहुंचाने और घोषणा पत्र में शामिल कराने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और विधायक दुर्गा यादव जी के यहाँ जो अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं, क्या आपकी समस्या थी, क्या किस लिए आए थे? देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम है पिछले 2 वर्षों से मैं बहुत अधिक बीमार था और कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद मैंने जनवरी से जो सरकार को पत्र लिखना शुरू किया और आज तक माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हज मंत्री किसी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर के अब हमें विपक्ष का दामन थामना है और विपक्ष से हम मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो आगे आवें। उस संबंध में हमने ये मांग किया है, फिलहाल चुनावी माहौल है तो हमने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को अपने चुनावी उसमें शामिल कर ले घोषणा पत्र में। हज यात्री सभी के लिए महत्वपूर्ण है,
मगर इस सरकार ने सबका जीना दुश्वार कर दिया है, सबके लिए परेशानी है। तो माननीय दुर्गा यादव जी उनके प्रतिनिधि हैं। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ जा सकूं, तो माननीय दुर्गा जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है और कहा है कि नहीं, मैं ये बात अध्यक्ष जी तक पहुंचाऊंगा और अपनी भी कोशिश करूंगा कि ये चुनाव घोषणा पत्र में शामिल हो। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य जो है आपको एक मेमोरेंडम दिए और कुछ हज की समस्याओं को लेकर के, आप अखिलेश जी के प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या करेंगे? हम इनका हज कमेटी के हमारे अध्यक्ष और सदस्यों का मुबारकबाद देते हैं। हज कमेटी के लिए समस्याएं हैं, ये सही बात है, उनको जाने आने में बहुत कठिनाई है, हाल ही इनको अनुमति नहीं मिल पाती है, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो हम जो आज ये मेमोरेंडम जो दिए, इन्होंने दिया है, तो हम उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भी इनकी मांगे हैं, सब कुछ है, वो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग के नेता हैं, वो इसको पूरा करने का काम करेंगे। तरुआ पुलिस ने ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों के साथ घिनौना काम करते थे। आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और अब सलाखों के पीछे जाने की तैयारियों में पुलिस अब जुट गई है। बता दें कि थाना तरुआ पुलिस आजमगढ़ चोरी की 3 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है जो चोरी की गाड़ियों के पार्ट बदलकर हेराफेरी करते थे। थाना प्रभारी वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार व उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह, प्रभारी चौकी बोगरिया को मुखबिर ने सूचना दिया था कि हसनपुर भर्तीपुर में पंचम राजभर पुत्र देवनारायण राजभर तथा उसके 2 अन्य साथी भी हैं जो चोरी की मोटरसाइकिल रखे हैं तथा उन मोटरसाइकिलों में इंजन व पार्ट खोलकर दूसरी मोटरसाइकिल में लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उक्त मोटरसाइकिलों में इंजन व पार्ट की हेराफेरी कहीं कर ले जाकर बेचने की फिराक में, और इसी सूचना पर पुलिस ने आज ये सफलता हासिल की है और पूरी तरुआ पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के उतरौलिया से खबर है जहाँ नवरात्र त्यौहार तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं। बाजार में चहल पहल भी बढ़ गई है, लेकिन दुकानदारों की मायूसी कम नहीं हो रही है। कारण कि दुकानदार पर ग्राहक महंगाई की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन भी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। नगर पंचायत के प्रमुख मंदिरों में सुबह के समय भक्तों की भीड़ रही। वहीं मंदिरों के अगल बगल पूजा सामग्री की दुकानों पर दुकानदारों में मायूसी छाई रही। कोरोना काल के बाद दुकानदारों की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण महंगाई है। इसके साथ ही फलों की दुकानों पर भी ग्राहक कम दिख रहे हैं, क्योंकि फलों की दामों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। सामान की होने से बिक्री कम हुई है, जिसके बारे में दुकानदारों ने स्वयं बताया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। संतोष कुमार मध्यसिया। आप यहाँ उतरौलिया में पूजा सामग्री का विक्रेता है और इस साल क्या स्थिति है नवरात्रि को लेकर, कितने पूजा? पिछले नवरात्रि से तो ठीक रहा, लेकिन हर बार के नवरात्रि से तो हल्का रहा। पिछले नवरात्रि से तो ठीक रहा कि दुकान खोलने को मिला। जैसे क्या कस्टमर आ रहे हैं, आपकी दुकानदारी में क्या असर पड़ रहा है? कस्टमर ठीक है, महंगाई के लेकर थोड़ा सा संशय है लोगों में कि महंगाई तो है, लेकिन फिर भी कस्टमर ठीक है, चल रहे हैं। क्या बाजार में जिस तरह से रौनक हर साल रहती थी, इस साल भी है? हर साल की तरह तो नहीं है, लेकिन रौनक है। फिलहाल जो अगले साल जो बीता है उससे तो बेटर है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, आपकी बिक्री पे कोई महंगाई के लेकर या किसी चीज़ का असर पड़ा है? कोई असर नहीं। अमित कुमार। मेरी इस चीज़ की नवरात्र या सीजन में कोई भी काम, फूल माला या फोटो का काम है, जो इस वक्त नवरात्र की वजह से महंगाई के कारण मार्केट में उतना दम नहीं था, तब भी हम लोग जूझ रहे हैं। इस माल को जो ब्लॉक हो रही हैं उसको लेकर हम लोगों में बहुत परेशानी, और तमाम चीज़ों के लिए हर उधर बाहर से भी फ़ोन आ रहा है, माल का रेट बढ़ गया है। इतना महंगाई के साथ साथ हम लोग इस वक्त इस चीज़ से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष क्या स्थिति रही? पिछले वर्ष से आधी की जैसे बिक्री रही है। जिस वक्त अगले साल जितना अच्छा बिक्री था उससे कम से कम, मतलब मान लीजिए आधा गुना बिक्री था। नाम भी आपका? महेंद्र कुमार मध्यसिया। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी सर कोई सिद्धांत पूजा स्टॉल है। तो इस साल भी यहाँ नवरात्र चल रहा है और कल से स्टार्ट है। पिछले साल के अपेक्षा क्या है स्थिति बाजार की? 2 साल पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है 2 साल से इधर बिक्री बहुत मंदा हो गया है। महंगाई की वजह से भी क्या दिक्कत है? महंगाई की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है। तो
आप जैसे कल से आपकी दुकान खुली, आप अपने दुकान के बारे में बताइए, कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कस्टमर तो अगले साल से बहुत, अगले साल भी बहुत कम आ रहे हैं महंगाई वजह से। आपने सामान लगाया है, दुकान लगाया, आपका नुकसान भी हो रहा होगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, ये माल और सब फंसेगा, यही सब, और क्या होगा। तो जैसे कि आपका बिक्री बहुत कम, हर साल कितनी की बिक्री कर लेते, इस साल क्या है? इस साल तो उसका आधा बिक्री समझिए, आधा बिक्री। आधा बिक्री। तो मतलब कहने का मतलब महंगाई और कोरोना की वजह से क्या स्थिति पड़ी है? उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, फ़र्क तो पड़ा है बहुत, लेकिन माता रानी की कृपा है, इंशाअल्लाह आगे भी ठीक ही होगा। तो 9 दिन तक ये रहता है? हाँ, 9 दिन आप यहाँ की दुकान लगाते हैं? 9 दिन तक। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड से आच्छादित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनका 100% आयुष्मान भारत कार्ड को बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोटेदार से संपर्क कर अंत्योदय कार्ड धारक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं विधवा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों का 100% गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी CSC एवं PHC पर आने वाले पात्र व्यक्तियों का 100% आयुष्मान भारत कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर मेले का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के महाराज अग्रसेन जयंती के दूसरे दिन अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रांगण में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवी गीत, डांडिया, क्विज प्रतियोगिता, राम नाम लेखन प्रतियोगिता सहित कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाबत क्या कुछ कहा छाया अग्रवाल और रुचि अग्रवाल ने, सुनवाते हैं। अपना परिचय बता दें। मैं छाया अग्रवाल, अखिल युवा महिला मंडल की मैं महामंत्री हूँ। और क्या कार्यक्रम था? आज है आलू से बने आइटम का प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों से दशहरा के उपलक्ष्य में कार्ड प्रतियोगिता है और मोबाइल ऐप का प्रतियोगिता बच्चों ने किया और अभी लास्ट में डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किए, बड़े से बच्चे तक। और अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ये समारोह हो रही है और 10 तारीख तक लगातार ये समारोह होगी। कल भी डांडिया का प्रोग्राम है और देवी गीत का है, डांडिया का है। कल जेंट्स लेडी दोनों मिलकर डांडिया करेंगे और नवरात्रि में स्पेशल डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। अपना परिचय बता दें। मैं रुचि अग्रवाल अखिल भारतीय की मंत्री हूँ। आज क्या कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में ये अग्रसेन जी के उपलक्ष्य पे आज हम लोग का डांडिया का भी प्रोग्राम होने वाला है लास्ट में, और राम लेखन हनुमान जी में सभी महिलाएं की हैं, और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बच्चों को हुआ है मेन, और साथ में देवी गीत जागरण भी मनाया गया। बच्चों का मोबाइल ऐप करके इस तरह का बच्चे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तैयार होकर आए हुए हैं। इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आज हुआ है जिससे हम लोगों में इकट्ठा हुए हैं और इसका आनंद लुत्फ ले रहे हैं, और अंत में लास्ट में डांडिया का आनंद लेंगे सभी लोग। नवरात्रि स्पेशल। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा पार्टी के संस्थापक कैबिनेट मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान का प्रथम पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय पर मनाई गई। वही शिव मोहन शिल्पकार के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तो वही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन शिल्पकार ने बताया कि आज 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन मंडलायुक्त को दिया गया है। नेताओं को बताया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को भी पत्र के माध्यम से मांग किया गया कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम ऐसी बातें कही, सुनते हैं। अपना परिचय दें। हम शिव मोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी जी, आपके यहाँ क्या? आज हमने अपने देश के इस महान नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 7 सूत्रीय मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का संबोधन पत्र आजमगढ़ के कमिश्नर द्वारा हमने सौंपा है, और उनमें इनको सबसे सर्वप्रथम भारत रत्न देने की बात की गई है। दूसरी बात, इनके किए गए कार्यों की विचारधाराओं का शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात की गई है। इनके नाम से कासंग की मूर्ति संसद भवन के परिसर में लगने की बात की गई है। इनके फ़ोटो जो है संसद भवन के मेन हॉल में लगने की बात की गई है।
इनके नाम से भारतीय रेल चलाने जाने की मांग की गई है, जो दिल्ली से वाया शाहगंज आजमगढ़ से होते हुए हाजीपुर जाए। साथ ही इनके सभी कामों को जीवंत रखने के लिए नव चेतना। आजमगढ़ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के लिए कमर कस ली है। 13 अक्टूबर को पहुंचने वाली रथ यात्रा को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर ली है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को प्रसपा के महासचिव अभिषेक सिंह आंसू आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के मड़िया स्थित एक होटल सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पहुंचने पर पार्टी के नेताओं ने अभिषेक सिंह का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक सिंह आंसू ने कहा कि आजमगढ़ के रहने वाले एक अन्य से कार्यकर्ता का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बताया कि बनाया है, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। आप सबका आभार और धन्यवाद। कम समय की नोटिस पे आप सब लोग आए। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का, कि उन्होंने आजमगढ़ के धरती से निकल कर के राजनीति करने वाले एक सामान्य परिवार के लड़के को संगठन में बड़ा उत्तरदायित्व दे करके आजमगढ़ जनपद का और नौजवानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आजमगढ़ के तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं आभारी हूं हमारे मंडल के प्रभारी श्री रामदर्शन यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के सचिव महोदय बैठे हैं, हमारे जिले के महामंत्री जी बैठे हैं, सभी संगठन के पदाधिकारी। आज पहली बार मैं प्रमुख महासचिव बनने के बाद जनपद में आया, आप सब ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज हम लोग जो बैठे हैं संगठनात्मक रूप से हमारी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो मथुरा से 12 तारीख को चल रही है और आजमगढ़ जनपद में विभिन्न जिलों से होते हुए आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा की 17वीं पुण्यतिथि 8 अक्टूबर के अवसर पर विगत प्रतिवर्ष की भांति उनके सुपुत्र अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने सदर अस्पताल महिला चिकित्सालय में मरीजों के फल वितरण किया। वनवासी कल्याण आश्रम में रहने वाले बच्चों को उनकी जरूरत का सामान पठन लेखन सामग्री अनाज व वस्त्र दिया। अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने मुंडा स्थित आवास पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया, जिसमें भाजपा 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया। इसके साथ ही सदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले असंगठनात्मक 5 मंडल से आए हुए 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरण कर भोजन कराया। पार्टी आजमगढ़ के पूर्व जिला महामंत्री, बहुत ही जुझारू कर्मठ नेता, जिन्होंने हम लोगों को एक कार्यकर्ता के रूप में अपने समय में निर्माण किया था, ऐसे स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र जी की आज 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र हैं जो उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, लगातार अहर्निश जनता की सेवा कर रहे हैं। पूर्व में सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इनके द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल फल वितरण, कंबल वितरण, रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है। उसी क्रम में आज अभी हमारे इस सदर अस्पताल में, महिला अस्पताल में, मिश्र अस्पताल में तथा तमाम इत्यादि अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात एक जो है अपने रक्तदान शिविर का आयोजन इनके आवास पर, वहाँ रक्तदान होगा 200 लोगों का। इसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन है 1 बजे। ये सब कार्यक्रम आज के दिन पर चलता रहेगा और हम धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश मिश्र जी को कि जो इनके पिता की सोच थी, कि जो हमारे दीनदयाल की सोच थी कि हर अंतिम व्यक्ति को सुविधाएं मिले, उसके रास्ते पर अपने पिताजी के सपनों पे लगातार चल करके गरीबों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। अतरौली से खबर है, जहां विद्युत केंद्र पर आज दोपहर अचानक इनकमिंग फीडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। व्यवस्थाई लोगों द्वारा कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल था। ये अवधेशपाल और कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। मौके पर एसडीओ विनोद कुमार यादव और सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से तत्काल बुलाए गए इंजीनियर आग में लगे जले उपकरणों को बदलने का कार्य जोरों पर है। देर शाम तक बिजली मिलने की संभावना है। आइए सुनाते हैं कि एसडीओ विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा। सर ये बताइए, बॉर्डर पावर हाउस में आग लगी है, कैसे लगी है? ये ऐसा है, सप्लाई चलते समय अचानक इसका वैक्यूम बोतल इनकमिंग का अपने आप चलते चलते फट गया, जिसकी वजह से इसमें पूरा आग लग गया। ये तो यहाँ पे मौजूद थे लोग, फायर एक्सटिंग्विशर था, बुझाया गया, उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर पानी वानी डाल के बुझाया गया। जब 132 से बंद करा लिया गया तब अभी इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, कहीं और से सप्लाई दी जाए, लेकिन इसमें अभी लंबा टाइम लगेगा। सारी पूरी वायरिंग सब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे,
सारी रीलें वगैरह सब जल गई। तो अभी ये कब तक लाइट आने की संभावना कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अभी तो वैकल्पिक व्यवस्था के थ्रू 1-2 घंटे के अंदर हम लोग कहीं से व्यवस्था करेंगे, फीडर दूसरे से जोड़कर। बाकी इसको सही होने में तो समय लगेगा। कितना टाइम लगा सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं, समय नहीं बता पाएंगे। अच्छा, काफी टाइम यानी कि लगेगा? हाँ, लगेगा टाइम। आप देख रहे हैं स्थिति इसकी, सब जल गया। ये देखिए सारी स्थिति आप देखेंगे, सब कुछ जल गया। चलते चलते अचानक फॉल्ट, वैक्यूम बोतल फट गया। कोई जो भी है जिस कारण तो कोई पता नहीं चला। सपा से कांग्रेस में आए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तमसा प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सुनील कुमार सिंह को और कांग्रेस उपाध्यक्ष आदय प्रसाद सिंह ने कांग्रेस का झंडा प्रदान कर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सुनील कुमार सिंह का माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई दी। कांग्रेस में शामिल होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा, आज देश प्रदेश की सरकारें सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल है। सपा बसपा भाजपा सिर्फ जात धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आ रही है। सपा बसपा भाजपा ने 32 वर्षों में यूपी को बदहाल स्थिति में ला दिया है। बहुत सी बात कही, सुनते हैं। सपा छोड़कर आपको कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या कहना? जी, सबसे बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति करने में मतलब करती है। इस वजह से थोड़ा सा उससे ये सब हमको पसंद नहीं है। और सभी दलों का वही हाल है। जिस सबसे अच्छा इस समय कांग्रेस है, जो मतलब जाति बातचीत नहीं, उसमें मतलब वो चलता है, ज़्यादा जात का कोई वो नहीं रहता है, सभी जातियों को लेकर चलती है। और इस नाते जो है मुझको ये पार्टी बहुत पसंद थी और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और इस पर जो है सपा में कितने साल की राजनीति आप? सर, मैं सपा में 18 साल से था। किस पदों में? नहीं, पद पे नहीं था, सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में था। कहाँ कार्यकर्ता थे? कहाँ रहने वाले कार्यकर्ता? मुबारकपुर विधानसभा में पड़ता है, कोड़वा गाँव। अच्छा, कांग्रेस में क्या आपको अच्छा लगा कि जो आप सपा प्रदेश की बड़ी पार्टी में से गिनी जाती है और आप कांग्रेस में आए, क्या यहाँ अच्छा लगा? कांग्रेस का सर सबसे पहली बात तो पुरानी पार्टी है और उसके बाद जो है जितने भी योजनाएं हैं पहले की, चाहे मनरेगा हो, चाहे मने कोटा हो, चाहे जो भी योजना है, जो सरकारी नौकरी वाली व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस की ही बनाई हुई है। ये तो बीच में आके जो लोग फर्जी मतलब आरोप लगा के और धीरे धीरे जनता को गुमराह करके और जो है मतलब सरकार बना लिए और आज उसकी खामियाजा जनता भुगत रही है। महंगाई अपने चरम पे है और सारी व्यवस्था अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। इसलिए जो है हमारी हार्दिक इच्छा है और मेहनत किया जाएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने और जनता सुखी हो। बलरामपुर जनपद के चारों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जोड़ों के उनके धर्म रीति रिवाज के हिसाब से शादी कराया गया, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के परिवार शामिल थे। जहां हिंदू समाज के लोगों का पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ साथ फेरे डलवाते हुए विवाह संपन्न किया, तो वही मुस्लिम परिवारों का मौलाना के द्वारा निकाह कराया गया, जिसमें दोनों धर्मों के लोग तथा उनके तमाम रिश्तेदार आज शामिल रहे। सभी के खाने पीने का इंतजाम भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया था। विधानसभा गौसड़ी क्षेत्र के लोगों का पचपेड़वा विकास खंड कार्यालय में शादी संपन्न कराया गया। तो विवाह संपन्न कराने में क्या व्यवस्थाएं थी? माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 35,000 रुपया उनके खाते में RTGS किया गया है, 10,000 रुपया का सम्मान दिया गया और 6,000 रुपया खाने पीने पर व्यवस्था की गई है। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सोनू भैया की तरफ से प्रत्येक जोड़े को साड़ी प्लस मिठाई की व्यवस्था की गई है। तो क्या ये विवाहित जोड़े सब संतुष्ट हैं, खुश हैं? तो हमको जो देख कर लग रहा है कि बहुत सी खुशी से जो है हिंदुओं की शादी ब्राह्मणों ने करवाई है और जो मुसलमान जोड़े आए थे उनके लिए मुल्ला की व्यवस्था की गई थी। सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और इस प्रकार के शादियों का आयोजन किया जाना समाज में बहुत ही आवश्यक है। इससे आप अभी देखेंगे पीछे नजर भुआ करके कि सारे जोड़े बहुत प्रसन्न हैं और इसमें जो ऊंच नीच का भेदभाव हो वो भी मिटता है एक साथ शादी करने से। जो कुरीतियाँ थी वो भी खत्म होंगी और जो आने वाला समय होगा वही अभी जैसे कि आपको माननीय प्रमुख मंत्री ने बताया कि तमाम जो है अपने माँ बाप खेतों को बेच डालते थे, शादी करने में तमाम कटाई होती थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है और आने वाला जो समय होगा इससे भी बढ़ करके हमारी सरकार व्यवस्था करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? ये जो सामूहिक विवाह में आपका शादी हुआ, क्या खुश हैं शादी से? सरकार द्वारा जो सुविधा मिला, क्या क्या मिला शादी में? आप इस शादी से खुश हैं? कुछ सरकार द्वारा कोई सामान भी मिला है? क्या क्या मिला है? और कुछ? नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। तो ये सामूहिक विवाह में जो शादी आपने किया, सरकार से जो अनुदान वगैरह मिला और सहायता मिला, इससे आपके खुश हैं?
हाँ सर, ये हम बहुत खुश हैं। ये योगी द्वारा जो चलाया गया परियोजना जो है सर, इसलिए हम बहुत खुश हैं। गरीबों के लिए बहुत फायदा मिला है, जो गरीब का बहुत हेल्प हो जाता है। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलो। आज जो सामूहिक विवाह में शादी हुआ, जिस घर परिवार से संतुष्ट हैं? खुश हैं इस शादी से? क्या कुछ सामान भी मिला सरकार की तरफ से? क्या क्या मिला है? कुछ मिला हो तो बताओ। बर्तन 5 जोड़ा, सारी ये क्या